मैं सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ कंट्रोल का दौर है, तो इसमें मैंने अपनी रिकॉर्डिंग के लिए खुद इंतजाम किया है, तो मैं जो बोलूँगा वो रिकॉर्ड कर लेगा। तो वो मैं टोक नहीं रहा था। एक अध्यापक का जो धर्म होता है वो टोकना ही होता है, सबसे बड़ा धर्म उसका टोकना है। अगर वो टोकता नहीं है तो जो सावित्रीबाई फुले ने एक कविता लिखी थी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आगे अगर मैं कहीं बहकने लगूँ तो तुम भी मुझे टोक दो। एक ही दुश्मन अपना खदेड़ दे उसे हम सब मिलकर, उससे ज्यादा खतरनाक न कोई, खोजो खोजो मन के भीतर झाओ। बताओ तो खोजा क्या अपना दुश्मन, खोजा तो कहाँ है वह हमारा दुश्मन। सोचो सोचो बताओ बच्चों, क्या नाम है उसका, नहीं पता कौन है दुश्मन। क्या तुमने प्रयास किया, क्या तुम्हारा प्रयास विफल हुआ, क्या तुमने हार मान ली। चलो चलो मैं बताती हूँ उस दुष्ट खतरनाक दुश्मन की पहचान। ध्यान से सुनो उस दुश्मन का नाम, उस दुश्मन को कहते हैं अज्ञान, उस दुश्मन को कहते हैं अज्ञान। ये ऐसी क्षमता है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए अगर मैं कोई छोटा मोटा उदाहरण दूं तो उसको कोई अन्यथा नहीं लेगा। देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके बता देता है कि उसको 160 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। आप जानते हो कि 18 साल से पहले लोग वोट नहीं दे सकते, लेकिन जो संख्या गिनी जाती है वो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक की गिनी जाती है। ये क्या था? अज्ञान था, झूठ था। हम उसको मान लेते हैं बहुत सारी चीजों को। अभी कई बच्चों ने कहा कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से सावित्रीबाई फुले, वो लोग ऐसे लोग थे जो ईश्वर को व्यक्ति में देखते थे। जो व्यक्ति होता है वही ईश्वर होता है। उसको धीरे 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 कुछ लोग ईश्वर के रूप में बना देते हैं, ढाल देते हैं। हम जब आपकी उम्र में थे तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि ये सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती थी। आप इतने भाग्यशाली हो। भाग्य को भी हमारे जो गुरु रहे हैं वो भाग्य भाग्य नहीं मानते थे। आपको इतना सुंदर अवसर मिला है कि आपके आसपास एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें इतनी किताबें हैं जिससे आप पूरी दुनिया को समझ सकते हो। और ये काम जिसने किया है वो हमको सम्मान देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस कार्य का जो योगदान है, जो अभी आज कितने लोग हो, और मैं भी कल ही, ये परसों मेरे साथ थे, हम लोग नए वर्ष पे हमने इनको बुलाया कि हम लोग नए वर्ष पे साथ रहते हैं। हम लोग नए वर्ष पर साथ थे। और ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं कि जब मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की संकल्पना ली थी तो उस समय उनकी क्या दशा थी, कितने अपमान सहने पड़े, कितने लोगों के यहाँ गए, जिन्होंने दिया उसे लिया, जिन्होंने नहीं दिया उसको भी उन्होंने सम्मान दिया, और बहुत सारी घटनाएं हैं। उसको अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम अलग दिशा में चले जाएंगे। हम आते हैं फिर से सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का सभी आपने पूरा परिचय दिया कि वो इस सन में पैदा हुई, इस तारीख को पैदा हुई। लेकिन मेरी इच्छा देखिए उनके प्रति कि मैं वहां होके आया जहां वो पैदा हुई है, नायगांव, महाराष्ट्र में, पुणे से आगे सतारा डिस्ट्रिक्ट में हम गए और वहां पर पूरा उनका देखा। उनका घर कैसा था, उनके पेरेंट्स कैसे थे, और क्या क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कैसे उसको एक अच्छा स्थान बना रखा है। फिर ज्योतिबा फुले के साथ जब उनका विवाह हुआ था तब वो बिल्कुल अपढ़ थी। अपढ़ क्यों थी? आप ये बताइए कि जितने भी बच्चे इसमें हैं, आपकी दादियां हैं, अभी दादी हैं? अच्छा, पता करिएगा कि आपकी दादी किस क्लास तक पढ़ी थी, स्कूल गई थी? मान लीजिए कि आपकी माताजी पढ़ी होगी, लेकिन दादी, अधिकांश लोगों की दादियां इसमें नहीं पढ़ी होंगी। क्या आपकी कोई पढ़ी है? लेकिन सरस्वती जी जो हैं वो शिक्षा की देवी कही जाती हैं।
तो उन्होंने औरतों को क्यों नहीं पढ़ने दिया, नाइंसाफी क्यों की? कब से पूजा होती आई है? कब से उनको हमने देवी बना दिया? शिक्षा की। और जो शिक्षा की देवी है वो औरतों को पढ़ने नहीं दिया। कोई आजकल तो बनाया नहीं उन्होंने। सावित्रीबाई फुले से भी पहले वो थी। देवी देवता या गुरु या महान पुरुष वो होता है जो कल्याण का काम करता है। दिनेश भाई के दादा को जानते हैं, दादा क्या परदादा को जानते हैं, जिनको हमने देखा है, बहुत कम लोग देखे होंगे आप लोगों में से। उनका बहुत सम्मान था, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। समाज में उनका इतनी इज्जत थी कि वो हर व्यक्ति उन्हें आज तक जानता है। सुगी चौधरी, ये सब चीजें इसलिए हैं कि उन्होंने वो काम किया था। वो समाज के लिए अपना समय दिए थे, समाज के बीच में जाते थे और लोगों के कष्ट दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते थे और खड़े होते थे सबके साथ। सावित्रीबाई फुले को क्या पड़ी थी जानती है? ये ज्योतिबा फुले कितने धनाढ्य व्यक्ति थे। वो दौर, अभी एक लड़की कह रही थी कि अंग्रेजों के टाइम पे औरतें पढ़ने नहीं पाई। ये कितना बड़ा झूठ है। वो समाज जो वर्ण व्यवस्था जिसकी आज भी बात हो रही है, माननीय हमारे जो शासक वर्ग के लोग हैं, धर्म के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, जात के नाम पे लोगों को जला दे रहे हैं। अभी हाथरस में क्या हुआ था? उस लड़की के गुनाहगारों को पकड़ा कोई? आज जितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं उससे ज्यादा बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। हम महानगर में रहते हैं, गाजियाबाद जैसे शहर में रहते हैं, गांव में आते हैं तो कुछ दिन रहते हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो बात भी नहीं कर सकती। आप दूर मत जाइए, मैं अपनी बात बताता हूं। मेरी बेटी को जब मैं मिरांडा हाउस में एडमिशन कराने के लिए ले गया तो मेरी श्रीमती जी भी गई थी। उन्होंने देखा कि बगल में खालसा कॉलेज था और जवान जवान लड़कियां हाफ पैंट पहन करके सड़क पे दौड़ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा मेरी बेटी तो यहाँ की पढ़ेगी। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी बेटी नहीं पढ़ेगी लेकिन मेरी बेटी तो यही पढ़ेगी। अब हमारी बेटी का दुश्मन वहां कौन था? हम दोनों की बेटी का उसकी मम्मी ही थी। लेकिन उसका दोस्त कौन था? मैं था। और मैंने उसे मिरांडा में एडमिशन दिलाया, पढ़ी, फिर उसने पीएचडी करा वहीं से, जामिया मिलिया से और भी बहुत सारे कॉलेजेस से। आज भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री में अधिकारी है। अगर वो न पढ़ती तो जाती क्या वहां पहुंच सकती थी? आज इतनी लड़कियां यहाँ आई हैं, पढ़ रही हैं, कंपटीशन देंगी तो ये बहुत अच्छी जगहों पे जाएंगी। और अगर आपका ज्ञान अधूरा रहा, अंग्रेजों के आने से बहुत सारा सांस्कृतिक सुधार हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर अगर पढ़ पाए तो अंग्रेज न आया होता तो शायद वो न पढ़ पाते। इसी तरह से सावित्रीबाई फुले की कहानी आप जब इंटरनेट पे पढ़ते हो तो बहुत चीजें आपको, हो सकता है कोई गलत चीज आपके हाथ लग जाए पढ़ने में। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतनी तरह के ज्ञान निकलते हैं जो कहीं भी विज्ञान पर खरे नहीं उतरते। पता चलता है कि वो नदी पूरब से पश्चिम बह रही है तो उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तुरंत पश्चिम से पूरब कर देती है। ऐसे ऐसे बहादुरी के लोग जो आए दिन आप दुनिया भर के एंकर्स में देखते हो। आज के दौर में इतने बदले हुए युग में तो सारे संसाधन आपके पास हैं। आप चांद तारे पे जा रहे हो, सितारों की दुनिया में, अंतरिक्ष में जा रहे हो, तब आपको उल्लू बना दिया जा रहा है। आप जरा कल्पना करिए 150 पौने 200 साल पहले समाज की क्या व्यवस्था रही होगी। वह वो समाज था जब जातीय विद्वेष था, शूद्र को अपने पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था, वो कहीं जमीन पर थूक न दे इसलिए अपने गले में हाड़ी लटका के चलता था। ऐसा दौर था। ऐसे दौर में आप औरतों की बात करते हैं, वो मोटे मोटे पुजारी पंडे। अभी एक फिल्म आई है छोटी सी, मैं दिनेश जी को कभी कहूंगा कि वो आपको दिखाएं बच्चों को कभी। नाम बता दीजिए। हाँ, वही सावित्रीबाई फुले पे है। तो सावित्रीबाई फुले पर आप जब देखेंगे तो जो मुस्टंडे उनके पेट निकले हुए, नंगे बदन, बिना कपड़ों के, जनेऊ धारण किए हुए, उन्हें लगता था कि ये स्त्री पढ़ाने जा रही है,
स्त्रियों को शिक्षित करेगी। वो अनाप शनाप बकते थे, उस फिल्म में दिखाई देता है, मैंने देखा है, उस पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। इसलिए वो दूसरी साड़ी लेके जाती थी कि जब वो जाए विद्यालय में तो वो गंदी साड़ी को बदल करके साफ साड़ी पहन ले। कान में से फोन हटा लो, ये नुकसान भी करता है। तो ये जो सारी कुव्यवस्थाएं थी, आप जरा उस कल्पना करके तो देखो। आप कहती हो कि इन लड़कों को कोई छीटाकसी करता है, कोई अभद्र बात करता है। मेरे घर में मेरी बेटियां, मेरी छोटी छोटी पोतियां ऐसे डांटती हैं लोगों को जैसे ये लगता है कि इनसे तो कोई ज्ञानी नहीं है। मैं अगर कुछ गड़बड़ कर देता हूं तो मेरी पोती मुझसे कहती है कि दादाजी आप ये गड़बड़ कैसे कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, ऐसे बोला जाता है। ये तब हो पाएगा जिस दिन आप सारी चीजों को सही और गलत कहना सीख जाओगे। इन बच्चों की क्या बहनें नहीं हैं? इन लोगों की क्या बेटियां नहीं हैं? ये जो लोग आज शासन में बैठे हुए लोग हैं, जिनका नाम आता है कि उन्होंने ऐसा अत्याचार किया है, क्या उनके घर में लड़कियां नहीं हैं? उनके साथ हो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर समाज बदल जाए, समाज सुधर जाए, समाज में ये बात आ जाए कि स्त्री पुरुष जाति धर्म किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, तो आप समझते हैं कैसा देश हो जाएगा? जिस अमेरिका की आप बात करते हो, जिस ऐसे विकसित देश जापान की बात आप करते हो, वहां मैक्सिमम महिलाएं, मैक्सिमम लोग वहां काम करते हैं। और किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए काम करते हैं। आप देश के लिए कितनी देर काम करते हो? अगर सावित्रीबाई फुले में ये विचार न आया होता कि जो ये नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, अगर ये ज्ञानी हो जाएंगी तो ये कैसा समाज बनेगा? क्योंकि उन्हें जब ज्योतिबा फुले ने शिक्षित किया और उन्होंने पढ़ा, एक तो आपके यहाँ लिटरेचर का बहुत अभाव है। हम लोग बहुत बाद में जान पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर भी कोई थे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश में आपको वोट का अधिकार दिया है, उस पर भी बहुत लड़ाई हुई कि इनको क्यों वोट का अधिकार देना चाहिए। जो बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं, हमारे एक मित्र कल परसों हमसे मिलने आए, उनकी जाति नहीं बताऊंगा, वो कह रहे थे लाल, मेरा भी नाम घर का लाल साहब है, लाल साहब सुनो भैया, सुन लो, नहीं सुनना तो वही बोल देना, चुप, कोई जरूरी नहीं है कि बोला जाए। तो वो हमसे कहने लगे कि अरे कहो पढ़ा लिखा आदमी उठिया दे ऐसे, और फलनो ऐसे हो गए, एक कई वोट कैसे निकाल। हमने कहा देखिए, इतना पानी बह गया, देश कहां से कहां चला आया, और इन्हें वोट के अधिकार पर भी चिंता हो रही है। अभी भी लोगों की जो मानसिक गुलामी है, जो मानसिक जिसको सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहते हैं, वो विराजमान है।